नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका गणित गुरु पर। इस सीरीज में जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्या हमारे क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में हमारे एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश जो बोर्ड है उसके सेशन 25-26 में आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। और हमें इस बार हमारी तैयारी ऐसे करनी है जिससे हम क्या करें, हमारा जो एग्जाम है, जो हमारा पेपर होने वाला है बोर्ड का, उसमें 80 में से 80 मार्क्स ला सकें। और हम उस तैयारी को कैसे करेंगे, उस तैयारी को करने के लिए आपको बने रहना है हमारे गणित गुरु चैनल पर। प्रीवियस वीडियो के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में हम जो है हम प्रीवियसली 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिनमें क्या किया है हमने, फर्स्ट चैप्टर हमारा, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, तीनों चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको हमने क्या किया है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, हमने पढ़ा दिया है। और उनमें क्या हुआ है, आपने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन तो सॉल्व किए ही हैं, साथ ही साथ आपने पूरा ही चैप्टर रिवीजन किया है। तो ये जो है हमारी फोर्थ चैप्टर की वीडियो है। फोर्थ चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फोर्थ चैप्टर को रिवीजन करेंगे। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज जो है हम फटाफट बिना हमारा समय बर्बाद किए हुए हमारा फोर्थ चैप्टर जो है हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमें समय बर्बाद क्यों नहीं करना है भाई, हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हम बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं और बोर्ड क्लास में जो होता है उसके पास पढ़ने के लिए समय नहीं होता, गलत। उसके उसके लिए समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं होता, पढ़ने के लिए बहुत समय होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। आज का जो हमारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर 4। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 4। और चैप्टर 4 मतलब पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। उसके लिए तो हमें चैप्टर को हल्का सा रिवीजन तो करना पड़ेगा। तो हम चैप्टर 4 में पढ़ रहे हैं हमारा क्या, द्विघात समीकरण। ये क्या है? ये है हमारे चैप्टर का नाम। क्या है ये? हमारे चैप्टर का नाम है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, क्या है ये? हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? द्विघात समीकरण। समीकरण से आप क्या समझते हैं? समीकरण अभी हमने थर्ड चैप्टर में भी, जब अपन ने रेखिक समीकरण युग्म के बारे में बात किया था, तब भी हमने समीकरण को आपको स्पष्ट किया था कि समीकरण क्या होता है। जब हमें क्या लगे, बराबर का निशान दिख जाए। कौन सा निशान दिख जाए? बराबर का निशान दिख जाए। और बराबर के इस साइड को छो, उस साइड को छो, तो क्या बनाता है? समीकरण बनाता है। तो जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, जैसे कि हमारा हो गया क्या, ए एक्स प्लस बी, इस साइड लिख लेते हैं हम क्या, 0। भाई ये भी एक समीकरण है। लेकिन इस प्रकार का हमारा समीकरण कौन सा बना था? इस प्रकार का हमारा समीकरण बना था कौन सा? रेखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इसके इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा समीकरण है उसकी अधिकतम घात कितनी रहेगी? 2 रहेगी। अगर अधिकतम घात 2 है तो जो हमारा द्वितीय पद है उसमें भी साथ में एक x अटैच रहेगा, फिर एक कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। और इस प्रकार से जो हमारा समीकरण बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? वो बनेगा हमारा द्विघात समीकरण। क्या बनेगा? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण, इसको हम कह सकते हैं हमारे क्या, द्विघात समीकरण का व्यापक, क्या, व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का हमारा व्यापक रूप क्या होता है, आप पढ़ भी चुके हो और यहाँ हमने आपको रिवीजन भी करा दिया। क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके माध्यम से तो आप जो हमारी 4.1 है उसको क्या कर लोगे भाई, पूरी सॉल्व कर लोगे। लेकिन जो हमारी 4.2 है उसमें आपको क्या करना है? आपको उसमें करना है कि इस जो द्विघात समीकरण, या हमारे पास कोई भी जो द्विघात समीकरण रहेगा उसको क्या करना है, x प्लस ए और x प्लस बी। अब यहाँ प्लस लगाया है, माइनस माइनस कुछ भी हो सकता है, इस फॉर्म में लेके आना है। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें तोड़ना है गुणनखंड। क्या करेंगे हम? यहाँ गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे और इसमें x का मान ज्ञात करेंगे, या फिर उन्हें आप कह लो कि इसके मूल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? मूल ज्ञात करेंगे।
एक्स के जो मान निकलेंगे वो हमारे क्या होंगे, मूल होंगे। और एक्स के अधिकतम कितने मान निकलेंगे, एक्स के अधिकतम जो है हमारे 2 मान निकलेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स पे कितने की घात है, 2, यानी कि एक्स टोटल खुद ही कितने बार है, 2 बार है, तो इसलिए एक्स के कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। क्लियर हुआ। अगला जो हमारी 4.3 रहेगी, क्या रहेगी, इसके बाद जब हमारी 4.2 हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, 4.3 ही तो करेंगे। 4.3 में हमें एक सूत्र याद रखना है। कौन से याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे आप क्या कहते हो, ये किसके बराबर होता है, डी के बराबर, या कंडीशन चेंज करके लिख सकते हो आप, किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। इसे आप क्या कहते हो भाई, विविक्तर, विविक्तर का सूत्र कहते हो। और इससे क्या होता है, इससे हमारे मूलों की जो है प्रकृति डिसाइड होती है। यानी कि यदि डी का मान बड़ा होता है 0 से, तो मूल कैसे होते हैं भाई, मूल होते हैं हमारे वास्तविक। मूलों की प्रकृति कैसी होती है हमारी, वास्तविक। और वहीं अगर डी का मान 0 के बराबर हो जाए तो हमारे मूलों का मान कैसा होता है, मूल भी क्या होते हैं आपस में बराबर। वहीं अगर हमारा डी का मान छोटा हो जाए किससे, 0 से, तो हमारे मूल कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक। कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक। क्लियर हुआ, तीनों स्थिति पता चली। इसे अपन क्या बोलते हैं भाई, विविक्तर बोलते हैं। विविक्तर का सूत्र क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने 3 कंडीशन याद की, कौन कौन सी, कि यदि डी का मान छोटा, डी यानी कि जब हम इस कंडीशन को वर्ग समीकरण या हमारा जो द्विघात समीकरण है उसको हल करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, वो हम चैप्टर में सॉल्व करेंगे। और आप कर चुके हो, क्योंकि हमारी रिवीजन वीडियो दिसंबर चल रहा है। क्या चल रहा है हमारा, दिसंबर चल रहा है। तो दिसंबर में क्या हो रहा है, ये हमारी रिवीजन वीडियोस बन रही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बन रही हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो डी का मान जो है 3 कंडीशन में होगा। ये आपकी मूलों की प्रकृति बताएगा। ये क्या बता रहा है, हमारे मूलों की प्रकृति। इसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर x का मान ज्ञात किया था, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक और सूत्र होता है, क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप कहोगे कि सर जो हमें यहाँ ए बी सी दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, जो हमें ए बी सी दिख रहे हैं, अरे भाई एरो बना रहे हो, क्या कर रहे हो, सर्कल बना दिए। जो हमें एबीसी दिख रहे हैं वो हम कहाँ से लेके आएंगे, तो वो आपको लेके आना है कहाँ से, वो आपको लेके आना है यहाँ से, द्विघात समीकरण के, द्विघात बहुपद के, या द्विघात हमारा जो समीकरण है उसके व्यापक रूप से तुलना करके किसी भी वर्ग समीकरण से हम ए बी सी या एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, और जो हमारा कांस्टेंट नंबर है, जो हमारी अचर राशि है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो हमारा बेसिक है वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। ये क्या था, हमारा पूरा बेसिक था कि ये हमारा चैप्टर किस पे बेस्ड है। और ये जो हमारी सीरीज है वो आपको बिल्कुल यहाँ चैप्टर को रिवीजन करा रही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करा रही है। तो बेसिक हमारा चैप्टर का हो गया। एक बार और फटाफट देख लीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम एक बार और देख लें, फिर हम जो है हमारे क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार होंगे। तो इस चैप्टर में हमने क्या किया, चैप्टर का हमारा नाम है द्विघात समीकरण। व्यापक रूप देगा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। गुणनखंड करना है हमें, वो हम देखेंगे चैप्टर में आगे कैसे करना है। व्युत्कर का सूत्र याद किया, 3 हमने स्थितियां याद की, जिससे क्या हो रहा है, हमारे मूलों की, जिससे क्या हो रहा है, हमारे मूलों की प्रकृति डिसाइड हो रही है। उसके बाद हमने एक सूत्र याद किया जिससे हम एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे फटाफट क्वेश्चंस पे, बिना समय बर्बाद किए हुए। हमें यहाँ बताना है कि ये जो हमें क्वेश्चन में 4.1 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। एक बार फटाफट यहाँ जूम करके हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। उम्मीद करूंगा कि आपने एनसीईआरटी की जो हमारी किताबें हैं उनको ओपन करके रखा होगा, 4.1 प्रश्नावली आपने निकाल के रखी होगी। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, यहाँ हमें बताना है कि जांच कीजिए क्या निम्न निम्न जो है द्विघात समीकरण है। क्या दिया है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन हमें कुछ इस टाइप से दिए हैं और यहाँ हमें बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होते हैं? द्विघात समीकरण का हमारा जो व्यापक रूप होता है वो होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस टाइप से हमें इनको बताना है क्या ये इस कंडीशन में आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे लगभग 2 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको एक क्वेश्चन एज रिवीजन वीडियो रिवीजन के हिसाब से हम दिखा दे रहे हैं। इसका हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x+1 का होल स्क्वायर है जो बराबर है किसके, 2 और x-3 के। तो हमें भाई यहाँ पर जो हमारी सर्वसमीका है वो हमें याद है कि a प्लस बी का कोई होल स्क्वायर होता है तो वो किस स्थिति में जाता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बनती है हमारी सर्वसमीका। तो इसको हम सॉल्व करें, यहाँ पर a बराबर क्या हो गया हमारा x और b बराबर हमारा क्या हो गया 1। यहाँ इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x और 1 बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2x माइनस 3। सॉल्व करो, यहाँ x² प्लस 1 प्लस का 2 का x और 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या हमारा 2x। क्या हो गया हमारा 2x और 2 का x का 2x माइनस 3। यहाँ हम क्या करेंगे, इनका पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। किसके बराबर लाएंगे, 0 के बराबर लाएंगे। ये हो जाएगा हमारा x² प्लस का 1 प्लस का 2x। जब ये 2x का पक्षांतर करेंगे उस साइड प्लस में है तो इस साइड आके क्या का हो जाएगा माइनस का। -3 का पक्षांतर करेंगे उस साइड प्लस में, इस साइड आके क्या का हो जाएगा प्लस का। माइनस का है तो प्लस का बराबर 0। 2x में से 2x घटे तो हमारे पास बच्चा 0x, 1 में 3 जोड़े तो होगा 4, तो हमारा हो गया x² प्लस 4 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, हम बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से बता रहे हैं कि आपको एग्जाम में इन्हें कैसे सॉल्व कराना है या कैसे सॉल्व करके आना है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर अपनी स्थिति क्लियर हुई। अरे भाई वापस आ जा। क्वेश्चन में क्या हो गया हमारा x² प्लस 4 हो गया, इसको हम क्या कर दें इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और यहाँ करेंगे हम क्या, समीकरण, वापस जाओ भाई, यहाँ हम करेंगे क्या, हमारे समीकरण 1 की जो हम क्या कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे बता रहा हूँ, बोर मत होना। बोर हो गए तो एग्जाम में 80 नंबर कैसे लेके आओगे। की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण या फिर व्यापक द्विघात, द्विघात को हम वर्ग भी बोलते हैं ना, इसलिए मैंने वर्ग समीकरण लिखा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर किया तो हमें क्या मिला, a का मान कितना मिला, a का मान मतलब हो गया x² का गुणांक। x² का गुणांक हमारा क्या हो गया 1। b क्या हो गया हमारा x का गुणांक, तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो हो गया हमारा क्या 0। और c क्या मिला हमें 4। उसमें लिखेंगे हम क्या कि यहाँ x² का गुणांक 0 नहीं है। क्या नहीं है, x² का गुणांक 0 नहीं है। अतः क्या लिखेंगे, दिया हुआ जो हमारा समीकरण है वो क्या हो गया, द्विघात समीकरण। क्लियर हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे से आपको ये क्वेश्चन जमाना आ गया। बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है पूरा पैटर्न समझ में आ गया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। हम बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक क्वेश्चन को जो हमारा इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर यहाँ हम नहीं कर रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन एक एक इंपॉर्टेंट है उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और बोर्ड में हमें 80 में से 80 लाने हैं चैप्टर 4 से, जो हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं
उसमें से हमारा एक भी नंबर कम या एक नंबर कट नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो जो है हमने क्या किया, हमारा 4.1 जो है, हमने आपको कहा था कि 4.1 हमारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 4.1 से जो हमारे पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर भी लेकिन यदि 2 नंबर के हिसाब से आता है तो आपके लिए हमने सॉल्व कर दिया है। क्लियर? ये रहा पूरा एक बार में। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, तो हम एक बार में जो है आपको दिखा देते हैं। वैसे तो उम्मीद है कि आप सीख ही गए होंगे, तो आप अपने हिसाब से नोट कर पा रहे होंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देख लो। बुक है तो बुक में देख लो, और नहीं तो आप हमारे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किसकी याद करनी है? रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन स्पष्ट हुआ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, यहाँ आप इसको लगा लीजिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करके इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो इसको हम जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन करें हम साइड में। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अब इसको सिर्फ मुझे पढ़ने की आवश्यकता है कि मैं आपको जो है इसके बारे में सॉल्व करा सकूं, क्वेश्चन को सॉल्व करा सकूं। तो यहाँ पर क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे कि माना जो हमारा रोहन है, प्यारा सा रोहन है, रोहन की आयु कितनी है? रोहन की आयु मान लेते हैं हम क्या है, एक्स वर्ष है। कितनी है? एक्स वर्ष है। क्लियर हुआ भाई? मान रहे हैं, एक्स मान लिया, क्या दिक्कत है? तब प्रश्नानुसार रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो एक्स में कितने जोड़ देंगे? 26, और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, वर्ष। रोहन की माँ और रोहन की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 26। तो रोहन की आयु यदि x वर्ष है तो उसकी माँ में 26 अपन ने जोड़ दिया, तो उसकी माँ की आयु ज्ञात हो गई। अब प्रश्न कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अगर आज x वर्ष है तो यहाँ लिखे हम क्या, दोबारा पुनः प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि भाई क्लास में बोर मत होना। क्लास स्लो चल रही है, क्यों चल रही है? ये आपको बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बता रही है, आपको क्लास एग्जाम में जो है क्वेश्चन को कैसे हल करना है। बाकी ये क्वेश्चन फटाफट 1-1 मिनट 2-2 मिनट के हम उनको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन को एग्जाम का पैटर्न समझना है, एग्जाम में कैसे लिखना है। तो उस हिसाब से जो है हम क्वेश्चन आपको जमा के सॉल्व करा रहे हैं। पुनः प्रश्न अनुसार क्या हो रहा है? पुनः प्रश्न अनुसार रोहन की आयु, और कब रोहन की आयु? रोहन की आयु हमें बताना है 3 वर्ष पश्चात। कितने वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो रही है? रोहन की आयु हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 वर्ष, और माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु हो जाएगी हमारी कितनी, x प्लस 26, और उसमें और कितने जोड़ देंगे? 3 वर्ष। यानी कि टोटल हमारी माँ की आयु कितनी हो गई? x प्लस 29 वर्ष। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से आपने प्रश्न के अनुसार पूरा क्वेश्चन जमाया और समझा कि माँ की आयु कितनी हो रही है, x प्लस 29 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, आयु यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें यानी कि गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फल 360 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 360 मिल जाएगा। ये हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। तो इनका बस आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है और आंसर निकालना है। यहाँ हम x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। x का 3 में किया तो 3x, x का 29 में किया तो 29x,
और 29 का हम 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 नम 27, हासिल में आई 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 360। क्या हो जाएगा हमारा, 360। अब जरा हम क्वेश्चन को उठा के अपने पास बुला लें और जो हमने सॉल्यूशन किया है उसको जरा ऊपर भेज दें। क्यों भेज दें ऊपर, क्योंकि हमें और भी तो आगे सॉल्व करना है इसे। हो गया, इसको सॉल्व करें आगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा, एक्स स्क्वायर, 3 और 29 कितने हो जाएंगे हमारे, 32x, और पक्षांतर करेंगे तो 360 माइनस 87। घटा दें इसमें से, 10 में से 7 गए, कितने बचे, 3, और 16 में से 8 यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे, 15, 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 7 और 2, कितने हो गए, 273। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, पक्षांतर कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 273 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब हमें क्या करना है कि इसको ऐसे तोड़ना है कि हमें क्या आ जाए, गुणा करने पर कितना आ जाए, 273 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर हमें कितना आ जाए, वापस से 32 आ जाए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे कि हमें तो पता है कैसे तोड़ सकते हैं, आप इसको कैसे प्रेडिक्ट करोगे, वो रहा हमारा बात का काम। जरा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 39x, और यहाँ लिखेंगे हम प्लस का 7x, और माइनस का जाए कितना, 273 बराबर 0। यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस का 39। यहाँ हमें क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो हम 7 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है x, 7 से इसमें भाग देंगे, जो कॉमन वाला है वो अपने आप अंदर आ जाएगा। तो 7 3 21 बचे कितने, 6, और 7 9 63 बराबर में हो जाएगा क्या, 0। इसको आगे और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा क्या, x माइनस 39, और यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस का 7 बराबर 0। क्या हो गया, बराबर 0। यहाँ से हम देखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, और या फिर ऐसे कह लो, x माइनस 39 बराबर 0, और x प्लस 7 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया हमारा, 39, और यहाँ हमारा हो गया x बराबर क्या हो गया, माइनस का 7। सवाल में कोई मिस्टेक हो रही है क्या, एक बार हम जरा देख लें, क्योंकि पुत्र की आयु है वो बहुत तेज में आगे निकल गई है। देखें जरा, रोहन की माँ की आयु 360, 360 जो है क्या हो रहा था, गुणा करने पर 3 नम 27, 3 वर्ष पश्चात, फ्यूचर की बात हो रही थी, 3 नम 27, 3 दूनी 6, तो 8, 87, पक्षांतर किया, 360, 10 में से 7 गए, 3 बचे, 15 में से 8 गए तो 7 बचे, यहाँ बचा 273। यहाँ हमें चाहिए थे क्या, देखो ये एरर हो गई, मुझसे हो गई, आपसे भी हो सकती है। यहाँ हमें चाहिए था, जो 32 चाहिए था वो प्लस का, लेकिन हमने 39 को किस में रख लिया, माइनस में, यानी कि बड़ी संख्या को हमने किस में रख लिया, माइनस में। तो हमें वापस से घटाने पर क्या मिलता है, माइनस का मिलता ना, यहाँ मिस्टेक हो गई थी। तो क्या करें, हम अपनी जो गलती हुई है उसको सुधार लेते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, माइनस का कर देते हैं, और इसको किसको कर देते हैं, हम प्लस का कर देते हैं। अरे रुक जा भाई, ये हो गया हमारा प्लस का, ये भी हो जाएगा हमारा क्या, प्लस का, ये भी हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा हमारा किसका, माइनस का, ये हो जाएगा हमारा किसका, माइनस का, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सही हो गया, क्योंकि पुत्र की आयु है जो बहुत ज्यादा आ रही थी, इतनी संभव नहीं थी। पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया माइनस, और इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया प्लस, यानी कि पुत्र की हमारी कितनी आयु हो गई, 7 वर्ष। यहाँ लिखेंगे अतः, अच्छा 39 क्यों नहीं लिया हमने,
क्योंकि कोई भी जो आयु है वो माइनस में नहीं आ सकती। क्या आपकी आयु वापस जा सकती है? नहीं जा सकती ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः रोहन की जो आयु है वो कितनी हो गई? 7 वर्ष है। क्लियर? पूरा क्वेश्चन सॉल्व। एक बार यहाँ फटाफट देख लीजिए, जो मिस्टेक हुई थी वो सुधर गई है, पूरा जो है आंसर आ गया है। क्लियर? इस तरीके से आपको जो है आपके एग्जाम पैटर्न में सवाल जमाना है, जो हमसे गलती हुई है वो नहीं करनी है। इस तरीके से आप पूरा जो है सवाल सॉल्व कर सकते हैं और एट द एंड आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आंसर अतः करके लिख सकते हो। इसको हाईलाइट भी ऐसे कर सकते हो। यहाँ लिखोगे आप क्या, आपका ये है उत्तर। क्लियर हुआ? तो ये आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। समय ज्यादा लगा लेकिन क्वेश्चन व्यवस्थित हुआ। क्वेश्चन आपको ऐसे ही व्यवस्थित जो है अपने एग्जाम में करके आना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। MIMP क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इतना ज्यादा समय लिया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 4.2 में प्रश्नावली। अब हम किस पे आ गए हैं? 4.2 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में हमने गुणनखंड विधि लगाई थी और x के 2 मान ज्ञात किए थे। क्या किया था? x के जो है 2 मान ज्ञात किए थे ना। अरे भाई ये वाले नई नई टेक्नोलॉजीज, नया नया काम। यहां जैसे देखो आप, हमने x के 2 मान ज्ञात किए थे, ऐसे ही आपको क्या करना है नेक्स्ट चैप्टर में इनके गुणनखंड बना के इनके 2 मान ज्ञात करना है, यानी कि मूल ज्ञात करना है। तो x के मान आप ज्ञात कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में आ जाएगा, या आगे हम जो है इसी पैटर्न के सवाल करेंगे तो उनको रिवीजन कर सकते हो। इनमें कोई IMP क्वेश्चन भी नहीं है, तो इस हिसाब से हम इनको स्किप करते हैं। यहां हम देखते हैं क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है हमारे चैप्टर के हिसाब से। क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, जरा एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या कह रहे हैं कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो। क्लियर? तो इनको अपन सॉल्व करें तो यहां कहेंगे कि माना वे संख्याएं क्या है x तथा y है। क्या मान लिया हमने? उन संख्याओं को x तथा y मान लिया। अब जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चले, तो यहां लिखेंगे हम क्या? प्रश्नानुसार। किसके अनुसार जा रहे हैं हम? प्रश्न के अनुसार जा रहा है। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस y बराबर कितना हो रहा है हमारा 27। यहां से यदि हम y का मान निकालें तो y का मान क्या हो जाएगा हमारा 27 माइनस x। यहां हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या क्या हो गई, यानी कि y क्या हो गई 27 माइनस x। और कह रहे हैं जिनका गुणा करने पर, यानी कि जिनका गुणनफल। तो यहां लिखेंगे हम क्या? पुनः प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? जिनका गुणनफल यानी कि x इंटू बाय बराबर कितना हो रहा है 182 और y का मान क्या है हमारा x और 27 माइनस x बराबर हो रहा है कितना 182। x का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया क्या 182। आगे इसको सॉल्व करें। जाओ भाई ऊपर जाओ, जूम मत हो, ऊपर जाओ। पक्षांतर कर दें। क्या कर दें यहां से हम? पक्षांतर। पक्षांतर किया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 182। हमने 182 का पक्षांतर ना करके हमने इस वाले पक्ष का पक्षांतर किया है, तो इसके बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। अब हमें क्या करना है 27 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जिनका गुणा करने पर कितना आए 182 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए भाई
27 आ जाए। तो बताओ ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं? फटाफट बताओ 27 को हम कैसे तोड़ें। 27 को हम तोड़ सकते हैं किसमें? 13 इंटू 14 में। एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 13। यहाँ से हमने 14 कॉमन लिया तो हमारा बचा क्या? x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से हमने वापस से कॉमन लिया क्या? x माइनस 13 और अंदर बचा क्या? x माइनस 14 बराबर 0। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो गया? 13 और x बराबर क्या हो गया? 14। तो हमें दोनों संख्याएं मिल गई। क्या मिल गई? कि ऐसी दो संख्याएं जिनका योग क्या हो 27 है और गुणनफल क्या है 182 है, वे कितनी हो गई हैं? 13 और 14। कैसे? यदि हम x का मान क्या रखते हैं? 13, तो 27 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा y का मान अपने आप? 14। और यदि हम x का मान यहाँ रखते हैं कितना? 14, तो y का मान अपने आप कितना हो जाएगा? 13। इसलिए हमारा क्या हो गया? अतः वे संख्याएं क्या है? 13 और 14 है। यह हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्व हुआ, बिल्कुल विद पैटर्न सॉल्व हुआ है, जैसा कि आपको बोर्ड परीक्षा में करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन भी क्लियर। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि एक हमारा यहाँ पर क्या बना था? एक हमारा द्विघात समीकरण बना था, जो आपके क्या है? 4.2 है। 4.2 का जो है, इसमें हमें क्या करना था? समीकरण और द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने थे। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? द्विघात समीकरण के मूल भी ज्ञात करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अपने आप इसकी मेथड मिल जाएगी, और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर में या उस प्रश्नावली में था भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है? 365 है। यहाँ हमें क्या करना है? इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग क्या है? 165 है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, कुछ मान लेते हैं। क्वेश्चन को जरा फटाफट करते हैं। क्या मायना को ने हाईलाइट किया कि माना कि वह दो क्रमागत धनात्मक जो हमारे पूर्णांक है, क्या पूर्णांक है, पूर्णांक x व x प्लस 1 है। तब हमें क्या करना है? तब हमें वापस से जाना है प्रश्न के अनुसार, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी कि x का वर्ग और अगला x प्लस 1 इसका वर्ग, और इनका क्या? योग। क्या करना है? इनका योग करना है, यानी कि जोड़ना है। और जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 365 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 365 प्राप्त होगा। तो इसको सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर समीकरण लगाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर 365। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ा तो कितना हो गया? 2x स्क्वायर और प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 365। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 365 का मतलब एक का पक्षांतर करेंगे किसके पास? 365 के पास, तो माइनस का 1 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 में से एक गया तो 364। कितना हो गया? 364। यहाँ से हम दो कॉमन लेके इसको काटेंगे। अभी क्या करेंगे? दो कॉमन लेंगे और इसको काटेंगे। यहाँ से हमने दोनों में से दो कॉमन ले लिया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364, और इसको काटा तो कितनी बार में काटा? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर हो गया हमारा क्या? 182। वापिस से पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर 0। अब हमें क्या करना है? x को ऐसी दो संख्याओं के बीच में तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर हमें वापस से x मिल जाए और गुणा करने पर कितना है?
82। तो अभी जो हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी में हमने इसको तोड़ा था कि इसको हम तोड़ सकते हैं 14x और 13x में। देखो 14x में से 13x के वापस x बचा और हमने बड़ी संख्या प्लस की ले ली, तो हमारा फाइनल आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। यहाँ आ जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 14। यहाँ से हमने माइनस का 13 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 14 बराबर 0। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम और इस यहां से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अरे भाई एक तो हमसे कहो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और फिर ये हमसे होता नहीं है। हो जा, हो गया। देखो हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इनमें इनको कॉमन लेना है। तो यहाँ से हमने x प्लस अगर 14 कॉमन लिया तो अंदर बचा क्या, x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ जाएगा हमारा माइनस का 14 और इसको 0 बराबर रखेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर 13। क्या जाएगा, x के हमें क्या मान प्राप्त होगा, 2 मान प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। जो हमारा प्रश्न है किसकी बात कर रहा था, जरा एक बार फटाफट प्रश्न पे आ जाओ कि धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा था तो हमें ऋणात्मक मान नहीं लेना है। क्या करना है, ऋणात्मक मान नहीं लेना है, यानी कि यह कैंसिल होता है हमारा। हमें क्या लेना है, x बराबर 13। यदि x बराबर 13 लेते हैं तो यहाँ हम फाइनल क्या लिखेंगे कि अतः वह क्रमागत जो हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं, क्या क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, 13 और अगला क्या हो जाएगा, 14। 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। MIMP क्वेश्चन हमने क्या किया, बिल्कुल इजीली बिना दिमाग लगाए बिना कठिनाई के फटाफट सॉल्व कर लिया है। तो इसको हम क्या करें, आपको एक उसमें ले आए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, या लिखना है तो आप नोट कर सको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम फटाफट। अब आ गए हम किस पे, हमारे 4.3 पे। किसके आ गए हैं, किस पे आ गए हैं, 4.3 पे। और हमें यहाँ क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो भाई मूल ज्ञात करना तो हम आपको नहीं बताएंगे। क्या नहीं बताएंगे, मूल ज्ञात करना हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इनकी प्रकृति से संबंधित पहला क्वेश्चन आया है तो हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व कराई दिए देते हैं। बाकी मूल तो आप ज्ञात कर ही रहे हो। और मूलों का अस्तित्व होना ना होना हमने बता दिया था आपको, कैसे बताना है वो बेसिक जब हम पढ़ा रहे थे चैप्टर का स्टार्टिंग में। या नहीं बताया था, नहीं बताया था तो हम अभी बता देते हैं। फटाफट इनका क्या करते हैं, इनका हम व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं। ए बी सी के मान निकालते हैं। जैसे पहले करेंगे तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, a का 2, b का -3 और c का 5 आ जाएगा। इसके बाद हमें इसको रखना है किसमें, b स्क्वायर माइनस 4ac के जंजाल में। और यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, d का मान निकालना है। और देखते हैं कि d के मान के कैसी स्थिति में आता है। जैसे हम यहाँ b का मान रखेंगे 3, यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान रखेंगे 2 और c का मान रखेंगे 5। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 4 दूनी 8, पंजे 40। यानी कि d का मान किस में आया, माइनस में आया, माइनस का 31। यानी कि जो हमारा क्या है, d का मान है वो छोटा है किससे, 0 से। यानी कि हमारे जो मूल है वो कैसे होंगे, काल्पनिक। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक होंगे तो मतलब इनका अस्तित्व नहीं है। क्या है, इनका अस्तित्व नहीं है। मूलों की प्रकृति क्या हो गई, काल्पनिक। अगर ये वहीं बराबर, यहीं अगर क्या हो जाता, बराबर का निशान हो जाता तो मूल हमारे कैसे हो जाते, बराबर। और यहीं अगर ये d का मान बढ़ा जाता तो हमारे मूल कैसे हो जाते, वास्तविक। क्लियर। तो आप इस तरीके से बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हमारे ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं अगर आना होगा। बाकी ये वहां पे जो हमारे मेन क्वेश्चन है वहां पे इनका कोई ज्यादा रोल नहीं होता है। सेकंड, अगर हमारा क्वेश्चन इसमें देखा जाए, क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। यदि मूल बराबर हो तो उसकी स्थिति हमारी क्या बनती है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि जो हमारा d है
वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसको अपन एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में आ जाता है, तो हम इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसकी जरा हम तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान मिलेगा हमें 2, b का मान मिलेगा k और c का मान हमें मिलेगा क्या, 3। क्या मिलेगा, 3। अब जरा इसको हम यहाँ रखते हैं, d का मान निकालते हैं। इससे क्या निकालें, d का मान निकालें। d बराबर क्या हो जाएगा, b² यानी कि k² b यानी कि k² माइनस का 4, a का मान हो गया 2 और c का मान हो गया 3। और d का मान क्या रखना है हमें, 0। 0 क्यों रखना है, क्योंकि उसके दोनों मूल कैसे हैं, बराबर हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, k² माइनस के 4 दूनी 8 3 24, क्या हो गया 24, और बराबर में क्या हो जाएगा 0, यानी कि k² बराबर क्या हो जाएगा 24। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो k बराबर हो जाएगा हमारा √24। यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इस साइड क्या आ गया, रूट आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4। क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। और 4 का जो है वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। अंदर क्या आ जाएगा, करनी 6। ये हमारा क्या आ गया, के का मान आ गया। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो और के का मान ज्ञात कर सकते हो। क्लियर, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। क्या, कैसी बगिया बनानी है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। क्या हो, लंबाई कैसी हो, चौड़ाई से दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल क्या हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भाई क्या करोगे आप, हमसे ज्ञात ही करवाओगे। तो हाँ भाई, हम क्या दे रहे हैं कि ऐसी बगिया बनाना संभव तो है, हम जरा एक बगिया बना रहे हैं। अगर लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है तो एक आयत बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं, आयत बना ले रहे हैं। और बगिया बना लेते हैं जिसमें हमसे क्या कहा है कि जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, दुगनी है। यानी कि अगर हम इसकी चौड़ाई को क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, चौड़ाई को हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, तो हमें अपने आप ही क्या मानना पड़ेगा, इसकी जो लंबाई है उसको 2x मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये दुगनी है। प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न की मानो तभी आप उसका उत्तर दे पाओगे, प्रश्न की ही नहीं सुनोगे तो उत्तर कैसे दोगे। और ये बगिया किसकी है, आम की है। इसका ध्यान रखना, आम खाने भी है बाद में। सॉल्व करें, क्या कहेंगे इनसे, भाई हमने मान लिया है, क्या माना कि माना बगिया किसकी, बगिया की जो चौड़ाई है, क्या है, चौड़ाई x है, तब लंबाई क्या हो जाएगी, भाई लंबाई हमारी अपने आप 2x हो जाएगी। लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई चौड़ाई से दुगनी है। अब इसका क्षेत्रफल भी दिया है तथा दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है, क्षेत्रफल हमें क्या दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। और जैसे कि हमें पता है कि ये बगिया में लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, हमने आयत बनाया है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x, बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल। इसका आपस में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 400 बार। कितनी बार कट जाएगा, 400 बार। आगे से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 400, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, √400। और फाइनली x बराबर क्या हो जाएगा, 20। यानी कि जो आयत की हमारी जो चौड़ाई है वो कितनी निकल गई, 20 मीटर। आयत की चौड़ाई कितनी हो गई, 20 मीटर। तो लंबाई अपने आप कितनी हो जाएगी, तो गुणित 20 यानी कि 40 मीटर लंबाई हो गई। यहाँ हम क्या, जैसे हम आंसर लिखते हैं हमारा फाइनल, उस तरीके से हम इसका आंसर
डिजाइन कर सकते हैं कि अतः आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 40 मीटर तथा 20 मीटर है। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया। एक बार मैं आपको एक खट्टा बता दूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सको, बाकी रिवीजन है आपके पास, इनके नोट्स ऑलरेडी होने चाहिए। क्लियर हो गया? क्या कुछ नेक्स्ट देखें? नेक्स्ट में हमारे पास कोई क्वेश्चन बचा हुआ है? नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन आम की बगिया से, अब हम पार्क चले। ठीक है, फटाफट इसको भी निपटा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको और एग्जाम में संभावित भी है। इसका हमें क्या दिया है, परिमाप दिया है या क्षेत्रफल दिया है, या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम आपको देते हैं क्या, होमवर्क में। सेम पैटर्न पे है लगभग, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। होमवर्क क्वेश्चन है, फाइनल आंसर आपको बताना है। परिमाप की बात हो रही है, लंबाई और चौड़ाई की हम बात करेंगे। जैसे हो जाएगा क्या हमारा x प्लस वाई, परिमाप क्या होता है हमारा, जैसे हमने इसको मान लिया क्या, लंबाई, ये हो गई हमारी क्या, चौड़ाई। परिमाप निकालेंगे तो क्या, लंबाई और चौड़ाई का योग करके उसका गुना करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, परिमाप। तो यानी कि हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 80, या फिर हम x का यहाँ से मान निकाल सकते हैं 80 माइनस वाई। आंसर हमारा फिर पूरा वाई फॉर्म में आएगा, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम वाई का मान, सॉरी हाँ, y का मान निकाल ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, यानी कि आपकी जो लंबाई और चौड़ाई है दोनों किस में आ गई, x फॉर्म में आ गई। इसके बाद हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि x गुणित हो जाएगा क्या, 80 माइनस एक्स बराबर 400। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है फाइनल आंसर, लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात हो जाएंगी। तो इसका आंसर आपको कहाँ करना है, कमेंट सेक्शन में करना है। ये हमने आपको होमवर्क में इसलिए दिया है क्योंकि ये जो है सेम पैटर्न का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ना बने तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर हम आपको कर देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन होमवर्क में देना भी तो जरूरी है। होमवर्क के बिना कहाँ आपकी पढ़ाई अभी तक पूरी हो पाई है। आपके टीचर्स ने, जहां भी आप स्कूल से जाते होंगे, कितना फोर्स किया आपको होमवर्क करने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। बाकी हमारा जो 4th चैप्टर है बिल्कुल बेसिक्स है, आपको हमने समझा दिया है एक बार और दोबारा, और जो भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व करा दिया है। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल गणित गुरु पर भरोसा बनाए रखिएगा, और जो हमारा फ्री एजुकेशन कैंपेन है, घर घर शिक्षा बच्चों को बिल्कुल फ्री में दी जानी है, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाकी इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।